वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में आंतरिक रूपांतरण और बाह्य रूपांतरण। आंतरिक रूपांतरण में क्या था कि जो कक्षीय इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी कहां से मिल रही थी, अंदर से ही मिल रही थी, यानी कि नाभिक है जब उत्तेजित अवस्था से अपनी मूल अवस्था में लौटता है नाभिक, तो वहां से फोटोन का उत्सर्जन करता है और वो फोटोन कौन सा होता है, गामा फोटोन। तो कक्षा में कोई भी इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहा है वो इस एनर्जी को क्या करेगा, ग्रहण करेगा और यहाँ से इमिट हो जाएगा, तो उसको बोल रहे थे हम आंतरिक रूपांतरण। और बाह्य रूपांतरण में इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी दी जाती थी वो कहां से दी जाती थी, बाहर से दी जाती थी, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रवाह हम उसको बोल रहे थे। अब नेक्स्ट हेडिंग डाली है इसके बाद कि आंतरिक रूपांतरण और इलेक्ट्रॉन कैप्चर जो हमने पढ़ा था उन दोनों में अंतर। तो देखें कि आंतरिक रूपांतरण और इलेक्ट्रॉन कैप्चर दोनों में अंतर क्या है। आंतरिक रूपांतरण के अंतर्गत तो क्या होता है, यहां से नाभिक से उत्तेजित अवस्था से वो मूल अवस्था में आ रहा है तो गामा फोटोन को इमिट कर रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन यहां से क्या निकल गया, बाहर निकल गया, नाभिक से बाहर निकल रहा था। जबकि इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या था, इलेक्ट्रॉन कैप्चर में इस तरह से था, ये इलेक्ट्रॉन है इसके द्वारा ग्रहण कर लिया जाता था, यानी कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कक्षा से मतलब या कहें कि परमाणु से बाहर नहीं निकलता था। कौन सी स्थिति में, इलेक्ट्रॉन कैप्चर में, इसमें कैप्चर कर लिया जाता था। इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया जाता था नाभिक के द्वारा, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़कर बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया जाता था तो एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर रहा है -1 E0 को, और वो किस में चेंज हो रहा है, 0n1 न्यूट्रॉन में, और प्लस में यहाँ पे न्यूट्रिनो इमिट कर रहा है और प्लस में एनर्जी को इमिट कर रहा है। ये वाली रिएक्शन हम पहले भी लिख चुके हैं, तो लिखें इसमें दोनों में अंतर यही रहा कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर में इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु को छोड़कर नहीं जाता है, और आंतरिक रूपांतरण में वो एनर्जी को ग्रहण करके परमाणु से बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये अंतर होगा इसमें। लिखें इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण में, इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण में रेडियो एक्टिव नाभिक, इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण में रेडियो एक्टिव नाभिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर, रेडियो एक्टिव नाभिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर अपने किसी प्रोटॉन को, नाभिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर अपने किसी प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में परिवर्तित कर देता है, अपने किसी प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में परिवर्तित कर देता है। अर्थात इस वाली रिएक्शन को लिख लो कि 1p1 यानी कि प्रोटॉन नाभिक के अंतर्गत होगा, उसने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया और किस में चेंज हो जाएगा, न्यूट्रॉन में चेंज हो जाएगा। ये XZ वाली रिएक्शन को भी लिख सकते हो साथ में, वो भी लिखवाई थी तत्व के रूप में। अर्थात करके ये रिएक्शन लिख के उसके बाद लिखना इसमें इलेक्ट्रॉन तत्व से बाहर नहीं आता है, इसमें इलेक्ट्रॉन तत्व से बाहर नहीं आता है, जबकि आंतरिक रूपांतरण में, जबकि आंतरिक रूपांतरण में कक्षीय इलेक्ट्रॉन, जबकि आंतरिक रूपांतरण में कक्षीय इलेक्ट्रॉन गामा फोटोन को ग्रहण करके, गामा फोटोन को ग्रहण करके परमाणु से बाहर आ जाता है, परमाणु से बाहर आ जाता है, जहां इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, जहां इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा E के इक्वल टू कितनी आ रही थी, h न्यू माइनस के W, h न्यू माइनस के W, BE लिख देना भले इसके नीचे, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी। यहां से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रही है तो थोड़ी सी एनर्जी है वो किसके रूप में चेंज होगी, उसको बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी प्रोवाइड कराने में, और बची कुछ एनर्जी उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करा देगी, और ये किसकी एनर्जी है, गामा फोटोन की एनर्जी। तो लिख देना जहां E के है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, h न्यू है गामा फोटोन की ऊर्जा, h न्यू क्या है, गामा फोटोन की ऊर्जा, और WBE क्या है,
कक्षीय इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा, कक्षीय इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा, कक्षीय इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा, लिख देना तीनों चीजों को। और इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालना आंतरिक युग्म रूपांतरण, आंतरिक युग्म रूपांतरण नेक्स्ट हेडिंग है ये। तो देखो आंतरिक युग्म रूपांतरण से मतलब क्या था कि एक नाभिक इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, तो यहां पर जब नाभिक अपनी एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइटेड स्टेट में आ रहा था, तो यहां से किसको इमिट कर रहा था, गामा फोटोन को इमिट कर रहा था। उसको कौन एब्जॉर्ब कर रहा था, कौन ग्रहण कर रहा था उसकी ऊर्जा को, कोई भी कक्षीय इलेक्ट्रॉन, और कक्षीय इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को ग्रहण करके कक्षा से बाहर निकल रहा था। इसको बोल रहे थे हम आंतरिक रूपांतरण। लेकिन आंतरिक युग्म रूपांतरण में क्या है कि ये जो नाभिक से गामा फोटोन निकल रहा है, ये गामा फोटोन इस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा, अन्योन्य क्रिया नहीं करेगा, तो फिर क्या करेगा, ये गामा फोटोन इस नाभिक है, तो यहां पर क्या होगा, एक नाभिकीय क्षेत्र होगा, क्या होगा, नाभिकीय क्षेत्र होगा या माध्यम होगा, नाभिकीय माध्यम होगा, विभव क्षेत्र होगा, यहाँ पर माध्यम होगा। उस माध्यम के साथ क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा ये गामा फोटोन, इसी के साथ नाभिकीय क्षेत्र है उसके साथ इंटरेक्शन करेगा, और उसके साथ इंटरेक्शन करके नाभिकीय क्षेत्र के साथ इंटरेक्शन करके ये युग्म का उत्पादन करेगा। युग्म यानी कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ये आपने पढ़ा भी होगा मैथमेटिकल फिजिक्स में, वहां पर पढ़ाया था मैंने कि एक गामा फोटोन किसका उत्पादन करता है, पेयर प्रोडक्शन, युग्म उत्पादन करता है इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन का। तो हमने उल्टा भी देखा था कि ये अगर इनका उत्पादन कर रहा है, क्या ये दोनों आपस में मिलकर गामा फोटोन का इमिशन करते हैं, तो उसको हमने विरोधाभास से वहां पर सिद्ध किया था। ठीक है, उस तरह से हमने वहां पर इसको प्रूफ किया था। तो लिखें इसमें आंतरिक युग्म रूपांतरण हेडिंग डालकर गामा उत्सर्जन में आंतरिक रूपांतरण के अतिरिक्त, गामा उत्सर्जन में आंतरिक रूपांतरण के अतिरिक्त एक अन्य प्रक्रिया भी संभव होती है, एक अन्य प्रक्रिया भी संभव हो सकती है, जिसमें उत्तेजित नाभिक के द्वारा, जिसमें उत्तेजित नाभिक के द्वारा युग्म का उत्पादन होता है, जिसमें उत्तेजित नाभिक के द्वारा युग्म का उत्पादन होता है। यदि नाभिक की उत्तेजन ऊर्जा को, यदि नाभिक की उत्तेजन ऊर्जा को माध्यम के द्वारा अवशोषित किया जाए, यदि नाभिक की उत्तेजन ऊर्जा को माध्यम के द्वारा अवशोषित किया जाए, तब गामा फोटोन, तब गामा फोटोन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन E माइनस E प्लस, इस तरह से लिख देना, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म का E माइनस E प्लस, इस तरह से इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म का उत्पादन करता है। अर्थात 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 करके इसको लिख दो, तो दो संभव
पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वहां पर कि गामा फोटोन निकल रहा है और कक्षीय इलेक्ट्रॉन के साथ अगर अन्योन्य क्रिया कर रहा है तो इसको तो हम नाम देंगे कि क्या, आंतरिक रूपांतरण। और यदि वह इलेक्ट्रॉन के साथ अन्योन्य क्रिया नहीं करता है, वो किसके साथ अन्योन्य क्रिया कर रहा है, नाभिकीय क्षेत्र के साथ या नाभिकीय विभव के साथ नाभिकीय क्षेत्र या विभव के साथ यदि वो अन्योन्य क्रिया कर रहा है तो उसको हम नाम देंगे क्या, आंतरिक युग्म उत्पादन, पेयर प्रोडक्शन, है ना। लिख दें इसको, गामा नाभिकीय क्षेत्र या विभव से अन्योन्य क्रिया कर रहा है और उससे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म का क्या कर रहा है, वो उत्पादन कर रहा है। इसके बाद हेडिंग डालना, रेडियो एक्टिव तत्व के अनुप्रयोग, रेडियो एक्टिव तत्व के अनुप्रयोग, रेडियो एक्टिव तत्व के अनुप्रयोग, जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं उनका कई जगह यूज किया जाता है, जैसे कीटनाशकों के रूप में, औषधि के रूप में, या आपने रिएक्टर पढ़ा है न्यूक्लियर रिएक्टर, उसमें भी हम यूरेनियम का यूज करते हैं। इस तरह से कई जगह है उनका हम यूज करते हैं। तो ये जनरल नॉलेज वाली चीज है, क्वेश्चन यहाँ से आता नहीं है कोई भी, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए आपके सिलेबस में दिया हुआ है तो उस चीज को हम पढ़ रहे हैं। तो रेडियो एक्टिव तत्व के अनुप्रयोग में फर्स्ट अनुप्रयोग है औषधि के रूप में, औषधि के रूप में, फर्स्ट हेडिंग डाल देना इसको, औषधि के रूप में। मतलब रेडियो एक्टिव जो तत्व है, जैसे कि किसी को थायराइड हो गई तो थायराइड के लिए शायद आपने पढ़ा होगा आयोडीन जो होता है 131, उसका उपयोग किया जाता है। और कोवार्ड 60 है, इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। किसके उपचार में, कैंसर में। इसका थायराइड ग्रंथि है उसके उपचार में किया जाता है इसका उपयोग, इस तरह से होता है। तो लिखें इसमें एक स्ट्रॉन्सियम भी होता है, कौन सा, स्ट्रॉन्सियम SR90, इसका उपयोग आंखों के उपचार में किया जाता है, आंखों के उपचार में किया जाता है। ठीक है। रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं, वहां पर अल्फा बीटा गामा किरणें ही तो निकल रही है, मतलब एनर्जी निकल रही है। तो वो एनर्जी करती क्या है, हमारे जो बॉडी है उसमें कोई भी डेड सेल्स हैं, मृत कोशिका हैं, मृत कोशिका हैं, उनको बर्न करती है, जलाती है। जैसे कि कोई भी डेड सेल्स हैं तो वो इकट्ठा होकर एक कैंसर का रूप धारण कर लेती हैं। तो उन कैंसर्स की जो सेल्स हैं, कोशिकाएं, जो डेड सेल्स हैं, मृत कोशिका, उनको जलाने के लिए, उनको खत्म करने के लिए हम किनका यूज करते हैं, रेडियो एक्टिव तत्वों का, क्योंकि वहां से एनर्जी निकल रही है। वो एनर्जी सेल्स पर गिरेगी, कोशिका पर गिरेगी और वहां से उस कोशिका को क्या कर देगी, खत्म कर देगी। जो उसका गट्ठर बन रहा था, पुंज बन रहा था एक तरह से, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वहां से। इसलिए हम यहाँ पर किसका यूज करते हैं, रेडियो एक्टिव तत्वों का। तो औषधि के रूप में लिखें, औषधि के रूप में इसमें लिखना, रेडियो एक्टिव तत्वों का उपयोग, रेडियो एक्टिव तत्वों का उपयोग औषधि एवं चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। रेडियो एक्टिव तत्वों का उपयोग औषधि एवं चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। फर्स्ट लिखना इस तरह से, इसी में आयोडीन 131, आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड ग्रंथि के, आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड ग्रंथि के ठीक से कार्य नहीं करने की स्थिति में किया जाता है। आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड ग्रंथि के ठीक से कार्य नहीं करने की स्थिति में किया जाता है। सेकेंड पॉइंट लिखना इसको, SR90, स्ट्रॉन्सियम 90 का उपयोग त्वचा एवं आंखों के उपचार में किया जाता है। त्वचा एवं आंखों के उपचार में किया जाता है। त्वचा एवं आंखों के उपचार में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है
इसी तरह से लिखना इंप्लाइज करते हुए साइन को। टेक्नीशियम 99, टेक्नीशियम 99 का उपयोग मस्तिष्क के ट्यूमर को ठीक करने में किया जाता है। टीसी 99 का उपयोग, टीसी 99 का उपयोग मस्तिष्क के ट्यूमर को ठीक करने में किया जाता है। और लास्ट इसको लिख देना इस तरह से, कोबाल्ट 60 का उपयोग, कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। ठीक है, कैंसर के उपचार में किया जाता है। सेकंड पॉइंट लिखना है इसमें, खाद्यान्न एवं कृषि में, खाद्यान्न एवं कृषि में। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो इसको और इसमें लिखें जैसे आप खाद्यान्न कई जगह स्टोर करते हो आप, गेहूं वगैरह का या चावल वगैरह का, जो भी कृषि से रिलेटेड चीजें हैं, बाजरे का किसी का भी स्टॉक करके रखते हो, तो वहां पर आप गोली डाल देते हो। ठीक है, वो गोली किससे काम करती है, वहां पर जो जीवाणु हो जाते हैं, उसमें कीट जो होता है हो जाती है, उनको नष्ट करने के लिए वहां पर यूज की जाती है। इसी तरह से रेडियो एक्टिव जो विकिरण है वो भी क्या है, उन कीटों को मारने में सहायक होती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम उस जो स्टोर कर रहे हैं उसमें हम क्या रख देते हैं, कोई भी रेडियो एक्टिव पार्टिकल है उसको हम रख देंगे, उससे जो रेडिएशन निकल रही है उससे वहां पर जीवाणु नहीं आते हैं, जो आएंगे वो उस एनर्जी से क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इस तरह से होगा। तो लिखें इसमें, खाद्यान्न एवं कृषि में, खाद्यान्नों को जीवाणुओं से बचाने के लिए, खाद्यान्नों को जीवाणुओं से बचाने के लिए, खाद्यान्नों को जीवाणुओं से बचाने के लिए उनके अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थों को रख दिया जाता है, उनके अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थों को रख दिया जाता है। गामा विकिरणों से, गामा विकिरणों से जीवाणु व परजीवी नष्ट हो जाते हैं, गामा विकिरणों से जीवाणु एवं परजीवी नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखना, कीट नियंत्रण में, कीटनाशकों में मतलब कीट नियंत्रण में, पहला औषधि के रूप में, दूसरा खाद्यान्न एवं कृषि के रूप में, और तीसरा है कीट नियंत्रण में। और इसमें लिखें, कीटनाशकों के रूप में भी, कीटनाशकों के रूप में भी रेडियो एक्टिव तत्वों का उपयोग किया जाता है। कीटनाशकों के रूप में भी रेडियो एक्टिव तत्वों का उपयोग किया जाता है। जैसे कोबाल्ट 60 का उपयोग, जैसे कोबाल्ट 60 द्रव्यमान संख्या है ये, कोबाल्ट 60 का उपयोग आलुओं को कीटों से बचाने के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग आलुओं को कीटों से बचाने के लिए किया जाता है। आलुओं को कीटों से बचाने के लिए किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है रिएक्टरों में, नाभिकीय रिएक्टरों में। नेक्स्ट हेडिंग, रिएक्टरों में। तो रिएक्टर, जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, नाभिकीय विखंडन अपक्रिया पर जो आधारित है, उसमें हम कौन सा यूज करते हैं, विनिमय यूरेनियम 235 या विनिमय यूरेनियम 238, दोनों समस्थानिक हैं ये। विनिमय यूरेनियम 238 या 235 का उपयोग वहां पर किया जाता है। और दोनों पार्टिकल कैसे हैं, ये कण जो है या तत्व कैसे हैं, रेडियो एक्टिव हैं। तो लिखना, ऊर्जा उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है।
तो नाभिकीय रिएक्टर में भी रेडियो एक्टिव तत्वों का उपयोग ऊर्जा के निर्माण में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में भी रेडियो एक्टिव तत्वों का उपयोग ऊर्जा के निर्माण में किया जाता है। परमाणु भट्टी में विनिमय यूरेनियम 235 या विनिमय यूरेनियम 238 का उपयोग परमाणु भट्टी में विनिमय यूरेनियम 235 या विनिमय यूरेनियम 238 का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। विनिमय यूरेनियम 235 अथवा विनिमय यूरेनियम 238 का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। और 5 लिख देना इसमें। इंडस्ट्रीज हैं जो उद्योगों में, उनमें भी इन रेडियो एक्टिव तत्वों का उपयोग किया जाता है। रिसर्च सेंटरों पर भी किया जाता है। कोई भी रेडियो एक्टिव पार्टिकल पर आप रिसर्च कर रहे हो, वहां पर भी इनका उपयोग किया जाता है। उद्योगों में हम किस तरह से रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स का यूज करते हैं, जो आपने उसमें भी देखा होगा आपने, जैसे हाईवे वगैरह पे चलते हैं तो जो लाइटें चमकती हैं वो रेडियम की लाइट होती हैं, जो फोकस होने पर कहीं पर भी कुछ लिखा रहता है कि इतना किलोमीटर बाकी है आगे, तो वो सब चीजें जो उस एकदम से चमकता है वो हेडलाइट से, तो वो भी क्या होता है, रेडियो एक्टिव पार्टिकल रेडियम का ही बना होता है। इस तरह से उद्योगों में भी, इंडस्ट्रीज में भी हम उस रेडियो एक्टिव तत्वों का उपयोग करते हैं। कैसे, इसको जरा ध्यान से समझना कि जैसे कोई भी तेल की मिल है, तेल की इंडस्ट्री है, उस तेल की इंडस्ट्री से क्या जा रहा है, इंडस्ट्री है, उससे तेल की पाइपलाइन जा रही है। अब कहीं पर भी तेल की पाइपलाइन में रिसाव हो गया कहीं पर भी, अब इस रिसाव की जानकारी कैसे करेंगे, क्योंकि पूरी की पूरी लाइन कैसी है, वो अंडरग्राउंड है, तो ऐसे तो है नहीं कि पूरी को खोद कर लाएं उसको। तो वो क्या करते हैं, वहां से इसमें से एक रेडियो एक्टिव जो तत्व है उसको यहाँ से इसके साथ, जैसे तेल जा रहा है इसमें, तो तेल के साथ उस रेडियो एक्टिव तत्व को क्या कर देंगे, डाल देंगे। अब एक डिटेक्टर होगा, डिटेक्टर आगे हम पढ़ेंगे, 3rd यूनिट में आ रहे हैं ये डिटेक्टर, किस तरह से इसको हम, इनको बोलते हैं संसूचक। डिटेक्टर होता है, तो वो डिटेक्टर को लेकर इस पाइपलाइन जहां जहां से होकर जा रही है उनको पता रहता है, क्योंकि उन्होंने डाली है, तो जहां जहां से जा रही है लाइन उसके ऊपर उस डिटेक्टर को लेकर जाते हैं। और जहां पर भी रेडिएशंस की मात्रा, क्योंकि रेडिएशंस तो यहां से भी निकल रहे होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, यहां से भी निकल रहे हैं, लेकिन वहां पर दीवार है तो कम निकल रहे होंगे, यहाँ दीवार टूटी हुई है, उसकी टूट गई वहां से पाइपलाइन, तो वहां से रेडिएशन की मात्रा एकदम ज्यादा जाएगी, तो वहां पर सुई एकदम से ज्यादा पहुंच जाएगी उसकी डिटेक्टर की, तो वो पहचान जाएंगे कि यहाँ से जो पाइपलाइन है वो टूटी हुई है, तो वहीं से खुदाई करके उसको ठीक कर दिया जाता है। तो इससे हमें क्या फायदा हुआ कि पूरी वो लाइन नहीं कूदनी पड़ेगी, जो अंडरग्राउंड डली हुई है पूरी की पूरी नहीं कूदनी पड़ेगी, जहां से टूटी हुई है वहीं से हमें पता चल जाएगा उस आधार पर डिटेक्टर के जरिए। तो उसमें रेडियो एक्टिव तत्व को मिला दिया जाता है। ठीक है, तो लिखें इसमें रेडियो एक्टिव तत्वों का उपयोग, रेडियो एक्टिव तत्वों का उपयोग तेल अथवा डीजल आदि की पाइपलाइनों के, रेडियो एक्टिव तत्वों का उपयोग तेल अथवा डीजल की पाइपलाइनों के रिसाव को, पाइपलाइनों के रिसाव को जांचने में, पाइपलाइनों के रिसाव को जांचने में, रिसाव बोलते हैं उसको, कहीं से टूटी हुई है तो रिसाव को जांचने में किया जाता है। ठीक है, रिसाव को जांचने में किया जाता है। तो यहां तक ये पूरा हो गया, ये आपका चैप्टर भी पूरा हो गया इसी के साथ, लेकिन यूनिट नहीं हुई है अभी। यूनिट में एक और चैप्टर है आपका ये, नेक्स्ट चैप्टर है इसमें जो चैप्टर 4, एक ही चैप्टर हुआ है यूनिट 2 का, आपका सेकंड चैप्टर जो है इसका यूनिट 2 का, या आपका क्रम से चैप्टर 4 चल रहा है, स्टार्टिंग से देखें तो जो चैप्टर 4 है उसका नाम है, जो कि आपने पढ़ भी रखा है, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन एवं संलयन। नाभिकीय विखंडन एवं संलयन, ये है चैप्टर 4।
ठीक है ना। आपकी विखंडन एवं संलयन ये आपने पढ़ा भी हुआ है पूरा। विखंडन में क्या होगा, एक भारी नाभिक है जो कि अस्थायी है, दो हल्के नाभिकों में टूट जाएगा। जैसे कि बेंजीन यूरेनियम 235 है, इसको लेते हैं हम, तो बेंजीन यूरेनियम 235, इस पे 0n1 न्यूट्रॉन की बौछार कराते हैं, न्यूट्रॉन की टक्कर कराते हैं, तो ये बेंजीन यूरेनियम 236 में बन जाएगा और एक्साइटेड हो जाएगा, ये उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाएगा और तुरंत टूट जाएगा। ये किसमें, बहुत फास्ट टूटता है, माइक्रोसेकंड्स में, बेरियम और क्रिप्टॉन में। इसका नंबर होता है 56, इसका एटॉमिक नंबर होता है 36 और 56 36, और इसका होता है क्रिप्टॉन का द्रव्यमान संख्या 92 और इसके 141। तो बेंजीन यूरेनियम 235 पर जब न्यूट्रॉन की बौछार कराई जाती है तो वो बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है, साथ ही साथ 3 0 n1 3 न्यूट्रॉन भी यहाँ पर देता है, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या निकलती है, विखंडन से ऊर्जा निकलती है, जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, Q से। इस तरह से यहाँ पर ऊर्जा निकलती है। तो ये तो रही विखंडन अभिक्रिया। कोई भी अस्थायी नाभिक है वो दो हल्के नाभिकों में टूटकर क्या निकलेगा, क्या मतलब किसका उत्पादन करेगा, ऊर्जा का उत्पादन करेगा। तो ये अभिक्रिया कहलाती है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। और संलयन में क्या है कि दो जो हल्के नाभिक हैं लेकिन वो अस्थायी हैं, वो आपस में मिलकर संलयन अभिक्रिया मतलब एक भारी नाभिक का निर्माण करेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, हीलियम का। जैसे कि हमारे जो सूर्य है वो लगातार हमें एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है, तो एनर्जी जो सूर्य पर जो अभिक्रिया हो रही है वो कौन सी हो रही है, वहां पर संलयन अभिक्रिया हो रही है। वहां पर हाइड्रोजन पर्याप्त मात्रा में, और इतना पर्याप्त मात्रा में है कि आगे आने वाले अरबों वर्ष तक सूर्य हमें लगातार एनर्जी देता रहेगा, अरबों वर्षों तक। इतनी उसके पास हाइड्रोजन अभी भी पर्याप्त मात्रा में है। इस तरह से वहां पर संलयन अभिक्रिया के फलस्वरूप वो हमें क्या देता जा रहा है, लगातार एनर्जी देता हुआ जा रहा है। इस सारी चीजों को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ओके, चैप्टर 4 को, जिसका नाम है न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। ठीक है, थैंक यू।